हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 का शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को सॉल्व कर लिए थे। अगर दी वो वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो जाकर वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और अगर दी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दी सब्सक्राइब कर लिए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो फ़ायदा है वो दूसरों को मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट से है। ठीक है, न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ द यूनिट सेल इज ए क्यूब with edge length of 289 पिकोमीटर, डिटरमाइन द टाइप ऑफ द यूनिट सेल। एटॉमिक मास दिया है क्रोमियम का 52 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, और उस क्यूब का एज लेंथ दिया हुआ है 289 पिकोमीटर। तो हम लोग को बताने बोल रहा है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल। हम लोग यूनिट सेल का टाइप पढ़े हैं क्या, यूनिट सेल इसका लेक्चर भी हम बना चुके हैं। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल का अगर आप लोग नहीं देखें तो डिटेल से वीडियो इसका बना हुआ है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम लोग पढ़े थे कि मेनली यूनिट सेल 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 टाइप्स पढ़े थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें पूछ रहा है कि जो यूनिट सेल है वो किस तरह का यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बीसीसी है, एफसीसी है, इंड सेंटर्ड है, क्या है। तो इसका हम लोग कैसे पता लगाएंगे, जेड का वैल्यू पता लगाएंगे इससे। अगर दी जेड का वैल्यू हम लोग को पता लग जाए तो वहाँ से पता चल जाए कि जो यूनिट सेल है वो किस तरह का है। ठीक है, वहाँ जेड का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 1, बीसीसी के लिए होता है 2, एफसीसी के लिए होता है 4। तो यहाँ से अगर हम लोग को जेड का वैल्यू पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि यूनिट सेल का टाइप कौन सा है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए गिवन क्या है देखते हैं। गिवन है डेंसिटी डी कितना है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 289 पिकोमीटर। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो एज लेंथ को भी किस में लेना है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। इसी में अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो 289 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जेड का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डेंसिटी का फार्मूला। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। तो देखिए डी दिया हुआ है और यहाँ पे एम भी दिया हुआ है। देखिए एम क्या दिया हुआ है, मोलर मास 52 ग्राम पर मोल। और एन ए इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। तो एन ए का वैल्यू हम लोग को पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब देखिए सबका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। डी का वैल्यू कितना है 7.2, जेड निकालना है हम लोग को। एम देखिए 52 दिया हुआ है, बाय ए कितना है सेंटीमीटर में लेना है। देखिए 289 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस जेड को यहाँ पर अलग कर दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7.2 इंटू 289 का यहाँ पर क्या कर देंगे क्यूब, और यहाँ पर 10 3 जा 30 माइनस 30 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 52। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं।
देखिए z इज इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पर 7.2289 का होल क्यूब। अब देखिए 10⁻30 और 23, तो यहाँ कितना जाएगा 10⁻7 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 52। अब z का वैल्यू ये पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से z का वैल्यू आपको 2 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Z2 आ गया, तो ये कौन सा यूनिट सेल हो जाएगा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। अब है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। अब ए में पूछ रहा है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, बी में पूछ रहा है हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले ए को देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जहाँ भी पूछेगा सबसे पहले यहाँ पर कर देना है R इज इक्वल टू के, इतना सब में लिखना है जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये रेट हो गया R और के हो गया रेट कांस्टेंट। अब बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखना है। अब फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है ए में तो पावर 1 दे देना है, और सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है बी में तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखना है और 2 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि सेकेंड ऑर्डर इन ए, तो यहाँ पर पावर 2 कर देते, थर्ड ऑर्डर इन बी तो यहाँ 3 कर देते, यहीं बोल देता जीरो ऑर्डर इन ए तो यहाँ 0 कर देते, थर्ड ऑर्डर इन बी यहाँ पर 3 कर देते, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में बोलेगा यहाँ पर पावर चेंज कर देंगे। अब बोल देता है यहाँ पर 1/2 ऑर्डर इन ए, तो ए पर पावर 1/2 कर देते, ठीक है। 1/3 ऑर्डर इन बी तो 1/3 कर देते बी पर, तो वही हो जाता क्या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं बी के तरफ। देखिए बी में क्या बोल रहा है, हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में भी पूछ देता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग को रेट इक्वेशन मिल गया है, रिएक्शन का रेट इक्वेशन मिल गया। ये क्या है इनिशियल रेट है। अब देखिए हम लोग को RI मतलब इनिशियल रेट यहाँ पता है, के ए पर पावर 1 और बी पर पावर 2, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है रेट किस तरह से इफेक्ट होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ बी को कर रहे हैं ट्रिपल 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो मतलब फाइनल रेट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर RF इज इक्वल टू लिख देंगे, के ए को यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है तो ए को जैसा का तैसा यहाँ उतार देंगे, ए पर पावर 1 कर देंगे। अब बी को क्या कर रहा है ट्रिपल्ड, तो देखिए जब ट्रिपल्ड कर दे रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 3b, और यहाँ जो पावर रहेगा वो रहेगा ही। अब यहाँ लिख देता कंसंट्रेशन ऑफ बी इज क्वाड्रपल या 4 टाइम्स, तो यहाँ 4b कर देते। बोल देता कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल तो 2b कर देते। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं। अब देखिए 3 3 या 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे। जैसे देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 9, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है नहीं, यहाँ लिख देंगे के ए पर पावर 1 और यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर, बी पर पावर 2, ठीक है। 3 3 या 9 यहाँ हो रहा था, 9 हम लोग इधर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, के A1 ए पर पावर 1 बी स्क्वायर बी पर पावर 2, देखिए तो ये इतना बराबर इज इक्वल टू क्या है RI है, इनिशियल रेट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ RF रहेगा, यहाँ RF इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पर RI लिख सकते हैं इनिशियल रेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये आ गया फाइनल रेट इज इक्वल टू इनिशियल रेट इंटू 9, आ गया मेरा आंसर। यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। तो पता चल गया कि जो फाइनल रेट होगा वो इनिशियल का 9 टाइम्स होगा, ठीक है। फाइनल रेट जो होगा वो इनिशियल रेट का 9 गुना होगा,
ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि फाइनल रेट इज 9 टाइम्स इज ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, इस तरह से जब भी यहाँ भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए और कि जैसे यहाँ बोल देता हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड, ऐसे करके कि पूछ देता। देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर देखिए बोल देता ए डबल, तो यहाँ से देख लिए आर फाइनल, आर आई तो ही रहेगा, तो आर फाइनल क्या हो जाएगा के, यहाँ बोल देगा डबल तो 2a कर देंगे, पावर तो 1 ही रहेगा, और ये ट्रिपल ही रहने देता 3b का 2, तो यहाँ से क्या कर दे 3 3 या 9 2 जाए 18, 18 बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा k a और b पर पावर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इनिशियल रेट, तो 18 आर आई हो जाएगा आर एफ का, तो यहाँ पर 18 टाइम्स हो जाएगा। कब? जब ए का कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे और बी को ट्रिपल कर देंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, अब है आप लोगों के सामने 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर और करके 2 क्वेश्चन दिया। फर्स्ट में व्हाट इज कोलार्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है, और इसमें दूसरा में और करके दिया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग फिंकलस्टेन रिएक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोलार्स लॉ क्या है। ठीक है, कोलार्स लॉ आपका ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। तो कोलार्स लॉ जो है एक्चुअली, जब कोलार्स एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब मोलर कंडक्टिविटी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ से कैलकुलेट नहीं हुआ, तो वहीं पर कोलार्स साइंटिस्ट के द्वारा एक लॉ दिया गया। ठीक है, उसी लॉ से हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। तो इनका स्टेटमेंट है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, 100% क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे, वॉल्यूम को इनफाइनाइट करने पे, ठीक है, जो आयन के बीच अट्रैक्शन होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। कैटायन एनायन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करने लगता है। तो हम लोग यहाँ पर इनके स्टेटमेंट को लिखते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन all the electrolyte dissociates 100%। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन all the ion moves independently of its co-ion। मतलब इसमें कैटायन एनायन इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सॉल्यूशन में मूव करता था। अगला इसको बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन all the interionic attraction are disappear, all the interionic attraction are disappear। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है। अब इसमें हम लोग को 2 तरह का कंडक्टिविटी पढ़ना है, एक मोलर कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग अब देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी के लिए कोलार्स लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है। फिर इनका स्टेटमेंट हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोलार्स लॉ फॉर मोलर कंडक्टिविटी, फॉर मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए इनका स्टेटमेंट था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन is equal to the sum of molar conductivity of individual ion multiply by the number of mole per formula use। यहाँ पर हम लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी of solution is equal to the sum of molar conductivity of individual ion multiply by the नंबर ऑफ मोल पर फार्मूला यूज। अब इनके स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको पढ़ेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl का निकालना, पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअल आयन का हम लोग इसका पढ़ेंगे K प्लस प्लस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कर दिए M और Cl माइनस का, ठीक है। तो हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl का निकालेंगे। तो देखिए लैम्डा नॉट M K प्लस और फिर Cl माइनस का। अगर इंडिविजुअल आयन का K प्लस का और Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी पता है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो KCl का निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं CaCl2 का। तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल आयन का ब्रेक करेंगे, इससे मोलर कंडक्टिविटी Ca2 प्लस अब प्लस यहाँ लिख देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो है सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअल आयन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल पर फॉर्मूला यूज। इसका मतलब हो गया कि जितना कोएफिशिएंट जिसमें से Cl में 2 है तो यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। Ca2 प्लस है तो यहाँ से चार्ज हो गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे देखते हैं, इस तरह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग निकाल रहे हैं Al2SO4 का होल 3 का, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले इसको ब्रेक करेंगे। Al2SO4 का होल 3 कैसे ब्रेक होता है देख लीजिए थोड़ा पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो इंटरचेंज होता है चार्ज का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आयन में ब्रेक कर लेंगे Al3 प्लस और SO4 2 माइनस। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट, अब इसका देखिए यहाँ पर 2Al के जगह 2, ये चल जाता है कोएफिशिएंट में, 2 चल गया। यहाँ पर कितना है 3, ये चल गया 3। इस तरह से ब्रेक होता है एल्युमिनियम सल्फेट। अब देखिए इसी तरह से हम लोग इंडिविजुअल आयन का यहाँ पर लिख लेंगे Al3 प्लस और मोलर कंडक्टिविटी किसका लिख लेंगे SO4 2 माइनस। अब देखिए यहाँ 2 है तो इसका मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 2 मोल से, यही हुआ नंबर ऑफ मोल पर फार्मूला यूज। यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया कोलार्स लॉ का स्टेटमेंट। यहाँ कोलार्स लॉ पूछा है, इतना लिख दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको देखते हैं। फर्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन ये तो ऑर्गेनिक से है, चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, ठीक है। ये नेम रिएक्शन है। तो हम एक ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक वीडियो भी बनाए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को उसमें गेस किया गया है, ठीक है। तो लगभग जो इस बार के मॉडल सेट में जो क्वेश्चन है जो गेस किया गया उसी से है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग रिएक्शन को।
तो जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। जब भी इस तरह का आप लोग क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आंसर को क्या आना चाहिए, एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव कहने का मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप लोग आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मार्क्स भी क्या होगा, अच्छा आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई रिएक्शन पूछे तो कोशिश कीजिए कि क्या सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लें पॉइंट वाइज, उसके बाद क्या करें, उसके बाद रिएक्शन को लिखें। ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट किएगा तो मार्क्स भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड reacts with sodium iodide। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, दिस रिएक्शन occurs in presence of ड्राई एसीटोन। सब पॉइंट वाइज आप लोग आंसर लिखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या, कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया पॉइंट आपका। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं पहले इस तरह, जनरल रिएक्शन RX प्लस NaI, यहाँ पर ड्राई एसीटोन, यहाँ हो जाएगा RI प्लस NaX। ये हो गया जनरल रिएक्शन। ये यहाँ जो हैलाइड है वो आपका हो सकता है या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम आयोडाइड, ये अल्काइल आयोडाइड, ये सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन आप लोग से पूछेगा शॉर्ट नोट्स में, तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिखें, उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में करके, जैसे देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में R के जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप ले लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए CH3, X के जगह पर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ले लिए CH3Br प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर कर देंगे ड्राई एसीटोन, पूरा लिखना है, हम शॉर्ट में लिख दिए DA, यहाँ पर हो जाएगा CH3I प्लस NaBr। यहाँ पर सबका नाम लिख देना, ब्रोमोमीथेन, ये हो गया सोडियम आयोडाइड। नोमेनक्लेचर एकदम मस्ट है कंप्लीट आंसर के लिए। यहाँ पर आयोडोमीथेन, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखिए, तो जहाँ भी आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन पूछा इस तरह लिख दिए, आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए मेन ये जो स्टेटमेंट ये सब लिखे हैं पॉइंट वाइज करके, इसको रटना नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ माइंड में क्या रखिए, रिएक्शन रखिए और अपने से स्टेटमेंट बना लीजिए। हम क्या लिखे हैं देखिए, तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए, दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब देखिए यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड, है ना। ये हो गया बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के अलावे जितना भी प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, ये लिखना नहीं है कि यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है या कोई पूछ जाए कि ड्राई एसीटोन ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई एसीटोन ही क्यों यूज करते हैं, तो देखिए आप लोग अगर 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ भी समझ लीजिए। ठीक है, वहाँ पर एक है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जिस तरह आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं क्या, लेंज लॉ,
उसी तरह केमिस्ट्री में है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो बोलता है कि हम जो करेंगे काम उसका उल्टा करेगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का कुछ वही प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होता है, इसीलिए हम लोग ड्राई एसीटोन यूज करते हैं। देखिए क्या होता है ड्राई एसीटोन में, क्या होता है ड्राई एसीटोन, ये हो गया एसीटोन, ठीक है। ये एसीटोन में क्या होता है, जितना भी यहाँ पर देखिए Na है तो यहाँ पर या तो NaCl बनेगा या फिर NaBr बनेगा, दो ही चीज़ बन सकता है, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड। तो ड्राई एसीटोन में सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। प्रेसिपिटेट मतलब जिससे आप लोग देखते होंगे कि घर में मट्ठा से दही से मट्ठा जब तैयार होता है तो घी क्या आता है ऊपर में तैरने लगता है, उसी तरह का, उसी को क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक ना। तो उसी तरह का कुछ सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड ड्राई एसीटोन में तैरने लगता है, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन से जब उस तरह का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड का, तो हम लोग उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब जब अलग कर लेंगे तो ये तो मेरा रिएक्शन से क्या हो बाहर निकल गया। अब देखिए तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में मेरा क्या आ गया, कमी आ गया, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल यही चीज़ बोलता है, जिधर कोई चीज़ कम होगा या रिएक्टेंट कम हो या प्रोडक्ट, तो जिधर कमी होगा उधर ही रिएक्शन जाएगा, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल यही बोलता है। तो यहाँ पर ड्राई एसीटोन जब यूज करते हैं तो NaCl या NaBr क्या हो, प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल गया। अब प्रोडक्ट के साइड क्या हुआ, कमी हो गया मेरा। अब प्रोडक्ट के साइड जब कमी हो गया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, आगे के तरफ जाएगा। और जब रिएक्शन आगे के तरफ जाएगा तो मेरा ज़्यादा अमाउंट में आयोडोमीथेन बनेगा, और वही तो हमको चाहिए रिएक्शन में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ड्राई एसीटोन होता है वो इसीलिए यूज होता है कि ताकि NaCl या NaBr का प्रेसिपिटेट बने और मेरा रिएक्शन फास्ट हो, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने, ठीक है। तो ये था फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, इसी तरह कुछ रिप्रेजेंट करना है। अगला है इटार्ड रिएक्शन, तो देखते हैं हम लोग। अब है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन जो है वो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अल्काइल बेंजीन होता है उसका ऑक्सीडेशन किस में होता है, अल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, क्रोमाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, इन दिस रिएक्शन अल्काइल बेंजीन, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए टोल्यूइन, इज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड का क्या फार्मूला है, CrO2Cl2, ठीक है। दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, प्रेजेंस ऑफ CS2 सॉल्वेंट, इसको इस तरह लिख दिया CS2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, ठीक है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, क्रोमियम complex is formed as intermediate. Benzaldehyde is formed as a FOR as a main product, ठीक है। अब रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, टोल्यूइन है। टोल्यूइन का रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2। यहाँ है कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। अब प्रोडक्ट देखिए, यहाँ इंटरमीडिएट सबसे पहले बनेगा। देखिए इंटरमीडिएट बनता है, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट आपका CrO2
O2HCl2 का होल 2, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसी को आपको इस तरह लिख दीजिए, यहाँ पर एसिडिफिकेशन अगर करा दिए तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इटाड रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। वही सबको हम लोग पॉइंट वाइज लिख दिए कि इसमें अल्काइल बेंजीन, टोल्यूइन जो है, क्रोमाइल क्लोराइड, ये क्या है, CrO2Cl2, ये हो गया क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलर सॉल्वेंट CH2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, यहाँ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दिया इंटरमीडिएट में, फिर इसका H3O प्लस एसिडिफिकेशन किए, बेंजल्डिहाइड बना दिया। तो इटाड रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि इटाड रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बोल देगा इंटरमीडिएट में क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसमें रिएक्टेंट के रूप में क्या लिया जाता है, टोल्यूइन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग रोजनमंड रिडक्शन की तरफ। तो अब है रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, ये भी जो नेम रिएक्शन है वो चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो देखिए रोजनमंड रिडक्शन है, ये भी हम जो वीडियो बनाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऑर्गेनिक से, उसमें ये भी है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग एकदम ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना है, वो आप लोग एकदम ज़रूर से देख कर उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रोजनमंड रिडक्शन। अब ये देखिए ये रिएक्शन है आप लोगों के सामने, तो R जो है ये COCl क्या है, एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, एसाइल क्लोराइड ग्रुप है। तो R के ये जो R है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ये रिएक्टेंट जब हाइड्रोजनेटेड होता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BSO4 बेरियम सल्फेट, तो क्या देता है, अल्डिहाइड दे देता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देके देखिए यहाँ पर R के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, अल्काइल ग्रुप CH3। ठीक है, CH3COCl, ये क्या आ गया, इथानॉल क्लोराइड। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हो गया इथानॉल क्लोराइड। इसको जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए, हाइड्रोजनेटेड किए, हाइड्रोजन का एडिशन कराए इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो जो इथानॉल क्लोराइड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इथानॉल में। ठीक है, COCl यहाँ Cl हट के क्या हो गया, H, हाइड्रोजनेशन हुआ तो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप इसमें लग गया, तो हो गया इथानॉल। ये R के जगह पर अल्काइल ग्रुप यहाँ लिए, अब दूसरा ले लिया देखिए एराइल ग्रुप भी, तो ये क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4, तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये था रोजनमंड रिडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो अब है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये नेम रिएक्शन भी किस चैप्टर का है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तब इसको समझते हैं हम लोग। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, अल्डिहाइड देता है। कौन सा अल्डिहाइड, वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH3CHO है, इथानॉल है, CH3OH है। तो जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है, जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, उस कार्बन को क्या बोल देते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है उसको बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ देखिए CH3CHO है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा हुआ, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, OH है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3। तो कैनिजारो रिएक्शन उस तरह का अल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, नहीं है। देखिए यहाँ 4 बॉन्ड बना लिया, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उस तरह का अल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब क्या होता है वो अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को बोल देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बना देता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए सिंपल सा, जैसे अल्कोहल है, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पर देते हैं तो अल्कोहल किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में। फिर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन K2Cr2O7। ठीक है, तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आगे जब बढ़ते हैं हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है, और जब यही कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब एल्डिहाइड को हम लोग रिडक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड से जब अल्कोहल बनेगा तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट देंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या होता है, जब कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH देते हैं तो एल्डिहाइड चेंज हो जाता है अल्कोहल में रिडक्शन होने के बाद, और ये एल्डिहाइड फिर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, किसमें, ऑक्सीडेशन होने के बाद। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। और जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है वो एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ साथ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन लिख दिए, बेंजल्डिहाइड का कॉन्क NaOH, या इसी को दूसरा तरीके लिख सकते हैं 50% NaOH, हीट करते हैं तो यहाँ बेंजाइल अल्कोहल बना देता है और सोडियम बेंजोएट। उसी तरह यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथानॉल का 50% KOH के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका रिडक्शन करेगा तो एक ही कार्बन रहेगा, यहाँ पर बना दिया क्या, मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथानॉल, और यहाँ पर बना दिया है HCONA, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। ये जितना भी नेम रिएक्शन है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, 3 ठो रिएक्शन दिया हुआ है। ये किस चैप्टर का है, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट लिखने बोला है, यहाँ प्रोडक्ट हम लिख दिए। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, ये रिएक्शन कैसे फॉर्म होगा, थोड़ा इसको याद भी रखना पड़ेगा। कुछ कुछ कंसेप्ट है जिसको हम बता देते हैं। तो जो KMnO4 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, रिएक्शन में KMnO4 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा और उसका प्रोडक्ट बनाने देगा, तो कुछ कुछ कंसेप्ट है जो दिमाग में रखना है। जो KMnO4 का प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है रिएक्शन मीडियम पे। ठीक है, कि वो रिएक्शन मीडियम हाईली एसिडिक है, न्यूट्रल है, अल्कलाइन है। ठीक है, तो रिएक्शन मीडियम पे KMnO4 डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है तो जब हाईली एसिडिक रहता है, ठीक है, जब हाईली एसिडिक रहेगा, एसिडिक मीडियम में क्या दे देगा, Mn+2 आयन, मतलब यहाँ पर +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो कोई भी मैग्नीज का अगर दी कंपाउंड है तो एसिडिक मीडियम में क्या दे देगा, Mn2+ आयन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब KMnO4 जितना भी रिएक्शन है सब में KMnO4 क्या दिया है, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो देता है या तो न्यूट्रल मीडियम में या फिर अल्कलाइन मीडियम में। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर KMnO4 H2S क्या है, इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जनरली 10⁻⁻8, तो बहुत कम है, इसलिए बहुत ही कम H+ है, तो इसको न्यूट्रल जैसा हम लोग बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर MnO2 दिया। और KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, बढ़ा देता है। यहाँ देखिए H2S में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, तो -2 से कितना हो गया, 0, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में चेंज कर दिया, सल्फर में। ठीक है, और KMnO4 खुद MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बना दिया, और पोटेशियम का यहाँ पर कंपाउंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया है, और फिर वाटर दे दिया है। ठीक है, तो कुछ कुछ को याद भी रखना पड़ेगा और कुछ कुछ कंसेप्ट दिमाग में भी रखना है जो बता दिए। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए KMnO4 क्या दिया है, यहाँ पर MnO2
क्या है न्यूट्रल मीडियम में, और ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर K प्लस I-1 है, तो -1 को किस में यहाँ कन्वर्ट कर दिया, देखिए K प्लस IO3 आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट दिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +5, तो -1 से +5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर दिया है, तो पोटेशियम आयोडेट से पोटेशियम आयोडेट दे दिया, फिर MnO2 और यहाँ क्या बना दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरह तीसरा नंबर है KMnO4 MnSO4, यहाँ पर MnO2 दे दिया है, ये भी न्यूट्रल मीडियम है, और यहाँ पर देखिए उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या बना दिया है H2SO4, यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा Mn2 प्लस SO4 2 माइनस, फिर उसी तरह K प्लस MnO4 माइनस, तो यहाँ पर MnO2 दे दिया है, और फिर एक K प्लस जो है और यहाँ पर H2O दे देगा H प्लस OH माइनस, तो KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट फिर बना देगा, और फिर यहीं से H प्लस यूज करके H2SO4 भी दे देगा, तो ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक ना, अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल है, मोलारिटी पर बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ जानने लायक बात क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा सिर्फ इसका एटॉमिक वेट जो कोबाल्ट का कितना ले लेना है 59, 58.93 होता है, तो यहाँ पर 59 ग्राम पर मोल ले लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सब बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। देखिए मोलारिटी का सबसे पहले फार्मूला लिखना है, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए गिवन वेट कितना है 30 ग्राम, तो यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, 30 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोबाल्ट का कितना हो जाएगा 59 प्लस यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 28 प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 इंटू 2 96, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 18 इंटू 6। ठीक है, H2O का 18 होता है, इंटू 6 कर देंगे, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा कोबाल्ट नाइट्रेट का, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए 4.3 दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिख देने के बाद बाय 4.3 यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोलारिटी मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके मोलारिटी का कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर ला लीजिएगा। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट को एकदम अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है नज़दीक आ गया है। ठीक है, और चैनल पर अगर दिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम जो यहाँ कंसेप्ट बता रहे हैं या जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ जो है सबों को मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।